फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं हमारा चैप्टर 36 जिसमें हम पढ़ेंगे हैश फंक्शन के बारे में। इससे पहले चैप्टर 35 में हमने हैशिंग क्या होती है इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर देख लिया था और आपको अब समझ में आ गया होगा कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जैसे हैश टेबल क्या होता है, हैश फंक्शन क्या होता है, हैशिंग क्या होती है। और आज हमें एक्सप्लिसिटली एक्सप्लोर करना है कि हैश फंक्शन क्या होता है। तो एक बार जल्दी से हम रिवाइज करते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था। तो जो सम अप करता हूं, मैं तीन चीज़ों के बारे में आपको बताना चाहूँगा, एक हैश टेबल, एक हैश फंक्शन और एक हैशिंग। तो एक छोटे से एग्जाम्पल से इन तीनों के बारे में एक बार हम रिकॉल करते हैं। सबसे पहले देखिए कि हमारे पास सपोज करिए कुछ डेटा है जिसको स्टोर करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, लेट्स से 10 स्टूडेंट्स हैं। अब मुझे इन 10 स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है। तो स्टोर करने के लिए मुझे चाहिए डेटा स्ट्रक्चर। तो वो डेटा स्ट्रक्चर एक लॉन्ग एरे हो सकता है। अब क्योंकि 10 वैल्यूज मुझे स्टोर करनी है, हो सकता है मैंने एक एरे बनाया हो जिसका साइज भी 10 ही हो। ये एरे स्टूडेंट टाइप का हम बनाएंगे जिसमें एक रो में यानी एक ब्लॉक में पूरे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाए। तो जैसे हम सी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमने स्टूडेंट टाइप का एक स्ट्रक्चर बनाया, स्टूडेंट नाम का एक स्ट्रक्चर बनाया, या C++ में जावा में हम क्लास बनाते हैं तो वहाँ पे हमने स्टूडेंट्स नाम की एक क्लास बनाई है और उसका एरे बना लिया है। तो ये एरे जो है वो स्टूडेंट टाइप का एरे। इस एरे के अंदर कुल मिला के कितनी रोज होंगी यानी कितने ब्लॉक्स होंगे, तो इसके अंदर 10 ब्लॉक्स होंगे। ठीक है, तो इंडेक्सेस कैसे होंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से इंडेक्सेस होंगे। जो वैल्यू हमें स्टोर करनी है यानी स्टूडेंट की वैल्यूज, स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर करना है, वो इन्हीं ब्लॉक्स में स्टोर करना है। तो इस तरीके से हमारे पास कुल मिला के 10 जगह है। तो हम बोलेंगे कि हमारे पास जो डेटा स्ट्रक्चर है इसमें 10 स्लॉट्स हैं टू स्टोर वैल्यूज। 10 स्लॉट्स हैं। स्लॉट्स मतलब मेमोरी स्लॉट्स। तो जो स्लॉट्स हैं वो 0 से लेकर 9 की रेंज में है, राइट। अब मुझे डेटा को स्टोर करना है। ये जो एरे हमने बनाया है इसको हमने डायग्राम में कुछ टेबुलर फॉर्मेट में बनाया हुआ है। तो इसको हम बोलते हैं हैश टेबल। ठीक है, इसी टेबल को हम क्या बोल रहे हैं? हैश टेबल। तो हैश टेबल एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम डेटा स्टोर करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास अभी फिलहाल इस एग्जांपल के हिसाब से 10 स्लॉट्स हैं, 0 to 9 उनके इंडेक्सेस हैं। मान लीजिए कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए की वैल्यू उनका रोल नंबर है। की वैल्यू मतलब एक ऐसी वैल्यू जिसके द्वारा हम पूरा डेटा आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्टूडेंट का, यानी एक स्टूडेंट का डेटा यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ की वैल्यू हम ले रहे हैं रोल नंबर को। तो स्टूडेंट का रोल नंबर अगर हमें पता चल जाए तो हम स्टूडेंट के रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यूनिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि दो स्टूडेंट्स का कभी रोल नंबर सेम नहीं होगा। तो रोल नंबर क्या है? की वैल्यू, की डेटा। अब ये जो रोल नंबर है, मान लीजिए कि इट इज अ 4 डिजिट नंबर। तो किसी का रोल नंबर है 1028, किसी का रोल नंबर है 2056, या किसी का रोल नंबर है 5714, या किसी स्टूडेंट का रोल नंबर है 7722। इस तरीके से हर स्टूडेंट का कुछ रोल नंबर है। अब ये रोल नंबर की रेंज तो बहुत ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि अगर 4 डिजिट का रोल नंबर है तो 1000 से लेके 9999 तक रोल नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं। पर क्योंकि स्टूडेंट 10 ही हैं तो उनके रोल नंबर्स इसी रेंज में से कुछ होंगे। अब ये जो डेटा है इसको हम की बोल रहे हैं। किसको? रोल नंबर्स को हम की बोल रहे हैं। और हमें इस डेटा को मैप करना है इस टेबल की किसी लोकेशन से। अब यहां पर टेबल में 10 ही लोकेशंस हैं। खैर डेटा भी 10 ही है हमारे पास, लेकिन जो रोल नंबर है जैसे 1028, इसको मुझे किसी एक से मैप करना है। जैसे अगर मैं डेटा यहां रख दूं इंडेक्स नंबर 2 पे, तो 1028 का रिजल्ट
1028 मैप हो जाना चाहिए 2 के साथ। अब ये जो मैपिंग होगी ये करेंगे कैसे? तो इसके लिए हम बनाते हैं एक हैश फंक्शन। हैश फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होगा जिसमें मैं की वैल्यू पास करूंगा और की वैल्यू पास करने पर ये मुझे कैलकुलेशन करके रिजल्ट में दे देगा इंडेक्स। ठीक है, यानी अगर मैंने 1028 रखा तो इसने मुझे कोई इंडेक्स नंबर दिया। अब हैश फंक्शन कई तरीके से बनाया जा सकता है, जैसे एक सिंपल सी कोडिंग में बता रहा हूं। जो की वैल्यू मिली है इसको मॉड्यूलो कर दिया जाए 10 के साथ, तो रिमाइंडर 0 से 9 की रेंज में ही आएगा। तो ये वैल्यू हम कर देंगे रिटर्न। अब सोचिए अगर ये वैल्यू रिटर्न करें, सबसे पहले मैंने 1028 रखा इस हैश फंक्शन में, तो 1028 मॉड्यूलो 10 करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 8। तो इस तरीके से ये जो की वैल्यू है रोल नंबर 1028, इसका डेटा कहाँ स्टोर होगा? इंडेक्स नंबर 8 पे। ऐसे ही अगर की वैल्यू रखी 2056 तो उसको 10 से मॉड्यूलो करने पे रिमाइंडर आएगा 6। तो 2056 रोल नंबर जिस स्टूडेंट का, उसका डेटा हम कहाँ रखेंगे? इंडेक्स नंबर 6 पे। इसी तरीके से 5714 ये की वैल्यू है, तो 10 से मॉड्यूलो करने पे रिमाइंडर आएगा 4, तो इसका डेटा स्टोर हो जाएगा इंडेक्स नंबर 4 पे। 7722 इसको 10 से मॉड्यूलो करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 2, तो इसका डेटा स्टोर हो जाएगा 2 पे। तो जब हम डेटा स्टोर कर रहे हैं तो हम की वैल्यू को हैश फंक्शन में रखकर, हैश फंक्शन हमने अपने हिसाब से डिजाइन किया, जरूरी नहीं है कि उसमें फॉर्मूला की मॉड्यूलो 10 ही हो, कुछ और भी हो सकता है जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन जो भी रोल नंबर स्टूडेंट का है, अगर हम वो इस हैश फंक्शन में रखें तो हमें एक इंडेक्स मिलेगा और हम डेटा को उसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे रखने वाले हैं। अच्छा, इसमें एक दिक्कत ये भी हो सकती है कि अगर दो लोगों के रोल नंबर कुछ ऐसे हैं जिनका रिमाइंडर 10 से डिवाइड करने पर सेम आ जाता है, यानी दो रोल नंबर हैं जो दोनों कहते हैं कि, जैसे मैं एक और एग्जांपल के लिए रोल नंबर ले लेता हूं, लेट्स से 7142। अब आप इसको भी मॉड्यूलो 10 करेंगे तो ये भी कहाँ स्टोर होना चाहेगा? इंडेक्स नंबर 2 पे, जहां पे ऑलरेडी रिकॉर्ड रखा हुआ है। दिस इज कॉल्ड कोलिजन। तो कोलिजन इसलिए हो सकता है क्योंकि हमारे पास की वैल्यू ज़्यादा हैं और हमारे पास स्लॉट्स कम है। तो 1-to-1 मैपिंग तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि की वैल्यूज हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, तो हर वैल्यू यहाँ के एक इंडेक्स से मैप हो पाए ये तो हो नहीं सकता। बात समझ में आ रही होगी? की वैल्यूज ज़्यादा है और ये इंडेक्सेस कम है, तो ऑब्वियस ही बात है कि कई सारी की वैल्यूज एक सिंगल इंडेक्स की तरफ इशारा करेंगे, तो ये कहलाता है कोलिजन। हमें हैश फंक्शन ऐसा बनाना चाहिए जिसमें कि कोलिजन ना हो या कम से कम हो। अब ना हो ये तो हम नहीं कह सकते क्योंकि की वैल्यूज बहुत ज़्यादा है, तो बहुत चांसेस होते हैं कि कोलिजन होगा। तो कोलिजन फ्री बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, हम कोशिश कर सकते हैं कि हम इस तरीके का फंक्शन बनाएं कि उसमें कोलिजन्स कम से कम हो। फिर कोलिजन अगर हो ही जाए तो हमें क्या करना है वो भी हमें अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना होगा, कोलिजन को रिजॉल्व करने की टेक्निक्स। पर फिलहाल यहाँ हम बात कर रहे हैं हैश फंक्शन की, कि हैश फंक्शन कैसा बनाया जाए कि कोलिजन्स कम से कम हो और हर एक की वैल्यू यानी रोल नंबर के आधार पे एक इंडेक्स फाइंड आउट कर लिया जाए और वहाँ पे डेटा रख लिया जाए। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि यदि मैंने डेटा को स्टोर करते वक्त हैश फंक्शन का इस्तेमाल किया और पर्टिकुलर स्टूडेंट जिसका रोल नंबर गिवन है एक पर्टिकुलर स्लॉट, पर्टिकुलर इंडेक्स पर ही जो हैश फंक्शन का रिजल्ट था हमने डेटा स्टोर किया, तो फ़ायदा ये होगा कि जब हम सर्च करेंगे, मान लीजिए कि मुझे की वैल्यूज़ पता है, मुझे ये पता है कि भाई वो स्टूडेंट का रिकॉर्ड दे दो जिसका रोल नंबर 2056 है, तो मुझे उसका रिकॉर्ड सर्च करने में टाइम नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि 2056 मैं हैश फंक्शन में रखूंगा और उसका जो रिजल्ट आएगा 6, मैं उसी इंडेक्स पे जाके डेटा को सर्च करूंगा। यानी डेटा को मुझे कंपेयर करते हुए नहीं चलना है। अगर मान लीजिए मुझे की वैल्यू नहीं पता और मुझे स्टूडेंट का रिकॉर्ड सर्च करना है, तो फिर मैं हैशिंग अप्लाई नहीं कर सकता। तब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे लीनियर सर्च करना पड़ेगा, एक एक रिकॉर्ड को कंपेयर करना पड़ेगा। तो ये जो टेक्निक है ये तभी काम आती है जब आपको की वैल्यू पता है, यानी वो वैल्यू पता है जिसके कारण आपका इंडेक्स निकलेगा। तो हैश फंक्शन न केवल डेटा को इंसर्ट करते वक्त काम आने वाला है, बल्कि
डेटा को सर्च करते वक्त भी हैश फंक्शन ही काम आने वाला है। तो हमने यहाँ पे 3 चीजें देखी। हैश टेबल जिसमें कि हम डेटा स्टोर कर रहे हैं, यही डेटा स्ट्रक्चर है। इसके अलावा हमने देखा हैश फंक्शन जो कि एक फंक्शन है, की वैल्यू लेकर इंडेक्स रिटर्न करता है। की वैल्यू ज्यादा है, इंडेक्सेस कम है, तो इस मैपिंग को हम बोलते हैं हैशिंग, यानी वह प्रक्रिया जिसके तहत हम की वैल्यूज को इंडेक्स के साथ या मेमोरी स्लॉट्स के साथ मैप करते हैं। तो 3 टर्मिनोलॉजीज हमने यहां पर देखी और हमें यूजेज भी समझ में आया कि इससे सर्चिंग बहुत एफिशिएंट हो जाती है और सर्चिंग का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ये हो जाती है O1, क्योंकि हैश फंक्शन को अपना काम करने में कांस्टेंट टाइम लगने वाला है और एरे में किसी भी एलिमेंट को अगर इंडेक्स पता है सर्च करने में कांस्टेंट टाइम लगता है। तो इन टोटल हम देखेंगे कि हमें कांस्टेंट टाइम लगता है किसी भी एलिमेंट को सर्च करने में, तो यहाँ कोई कंपैरिजंस वगैरह नहीं होते। तो हमें समझ में आया ये तीनों चीज़ें क्या हैं। आइए अब बात करते हैं स्पेसिफिकली हैश फंक्शन के बारे में। तो हैश फंक्शन यूजुअली मीन्स अ फंक्शन दैट कंप्रेसेस, मतलब जो की वैल्यू थी वो 4 डिजिट की थी और उसको कंप्रेस करके उसमें सिंगल डिजिट का एक इंडेक्स नंबर बना दिया। तो हैश फंक्शन बेसिकली यही तो कर रहा है, कंप्रेस ही तो कर रहा है। मीनिंग द आउटपुट इज शॉर्टर देन इनपुट। इनपुट था 4 डिजिट का और आउटपुट आया 1 डिजिट का। A hash function is any function that can be used to map data of arbitrary size to data of fixed size। यानी रोल नंबर और भी बड़ा होता तो भी हमें उसे मैप करना था 0 से 9 इंडेक्सेस के साथ। तो हैश फंक्शन बेसिकली आर्बिट्री साइज ऑफ डेटा, यानी किसी भी साइज का डेटा हो, 4 डिजिट का नंबर होता या 5 डिजिट का नंबर होता, कोई भी की वैल्यू किसी भी साइज की होती, वो उसको मैप कर सके जो गिवन हमारे पास मेमोरी स्लॉट्स हैं उसके साथ। हैश फंक्शन जब आप बनाते हैं तो इसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है कि आपको हैश फंक्शन में यही कोडिंग करनी है, ठीक है। तो आपके बुक में या कहीं पर आपने कोई हैश फंक्शन की कोडिंग देखी है तो जरूरी नहीं है कि आपको वही लिखना है। हैश फंक्शन, अच्छा हैश फंक्शन उसे कहेंगे जिसमें 3 शर्तें पूरे हो रही हों। एक तो कंप्यूटेशन इजीली हो रहा हो, ऐसा नहीं हो कि कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है या बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कंप्यूटेशन बहुत इजी होना चाहिए, जैसे अभी हमने देखा था कि की वैल्यू में मॉड्यूलस कर दिया था हमने 10 का। फिर दूसरा था इवन डिस्ट्रीब्यूशन। इवन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है? अब आपके पास मेमोरी स्लॉट्स कम है तो आपका हैश फंक्शन अगर रिजल्ट्स एक ही साइड में दे देगा तो डेटा सभी मेमोरी स्लॉट्स पे स्टोर ही नहीं हो पाएगा। तो उसे इवनली डिस्ट्रीब्यूट होना जरूरी है, यानी हर तरह के इंडेक्सेस बन सकें हैश फंक्शन के रिजल्ट के रूप में, ये पॉसिबल है, पॉसिबल होना चाहिए। मिनिमाइज कोलिजन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोलिजन्स कम से कम हो। अब फॉर एग्जांपल मैं इसी एग्जांपल को अगर देखूं तो यहां पर अगर मैं कुछ और तरीका अपनाता, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर 4 से मॉड्यूलो करता, तो 4 से मॉड्यूलो करता तो रिजल्ट क्या आता? 0 1 2 3। अगर मैं की वैल्यू को 4 से डिवाइड करता तो रिमाइंडर क्या आता? या तो 0 या 1 या 2 या 3। तो बहुत चांसेस थे कि रिपीटेशन होता, राइट? क्योंकि 4 ही पॉसिबिलिटी आ रही है ना, तो कोई दूसरी की वैल्यू रखता तो भी बहुत चांसेस हैं कि सेम इंडेक्स नंबर आता। तो कोलिजन्स के चांस उसमें ज्यादा है। तो कोलिजन्स के चांस, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं की वैल्यू का स्क्वायर करूं और लास्ट डिजिट ले लूं, मान लीजिए ऐसा कुछ फॉर्मूला बना रहा हूं कि की वैल्यू का स्क्वायर करूं और लास्ट डिजिट ले लूं। तो जैसे अभी 1028 है, इसका स्क्वायर करूंगा ना तो लास्ट में 4 आएगा, फिक्स है। और ये 2056 है, उसका स्क्वायर करूंगा लास्ट में 6 आएगा। और फिर 5714 है, उसका स्क्वायर करूंगा तो भी लास्ट में 6 आएगा। तो ये जो हमने टेक्निक बनाई है, जो फॉर्मूला हमने हैश फंक्शन का बनाया कि हम की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे और जो लास्ट डिजिट होगी वो इंडेक्स होगा, तो इसमें बहुत ज्यादा कोलिजन्स के चांस है। तो हमें ऐसा कुछ लॉजिक सोचना चाहिए जिसमें कोलिजन्स कम से कम हो सकें। हालांकि हम ये कहें कि कोलिजन होगा ही नहीं, हमने इतना अच्छा लॉजिक सोचा, ऐसा पॉसिबल नहीं है।
परफेक्ट हैशिंग बहुत ही मुश्किल से अचीव हो सकती है, या ये कहें कि 100% तो अचीव करना ही मुश्किल है। तो परफेक्ट हैशिंग मैप्स ईच वैलिड इनपुट टू अ डिफरेंट हैश वैल्यू, यानी कोलिजन होता ही नहीं है। तो ये तो कहना चाहिए थोड़ा सा हाइपोथेटिकल है, बहुत ही रेयर चांस है कि ऐसा कोई हैशिंग फंक्शन हम बना पाएं। अब हैश फंक्शन के कुछ एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, जिससे कि थोड़ा सा आइडिया हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको यही हैश फंक्शंस बनाने हैं, पर हैश फंक्शन हो सकते हैं ये। जैसे कि ये एक सिंपल सा हैश फंक्शन का एग्जांपल है, जिसमें जो अभी मैंने समझाया भी था कि जो की वैल्यू मिलेगी उसको x से यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसको अगर अपन मॉड्यूलो 10 कर दें और जो रिजल्ट आए वो रिटर्न कर दें, तो ये एक अच्छा हैश फंक्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा 0 से 9 की रेंज में ही आएगा, और हमारे को हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से यही रेंज चाहिए थी। ओके, देन व्हाट नेक्स्ट इज सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में हम जो तरीका अपना रहे हैं इसको बोलते हैं बिनिंग। बिनिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें मान लीजिए कि हमारे पास की वैल्यूज की रेंज है 0 से 999, यानी की वैल्यूज हमेशा ज़्यादा होती हैं, और हैश टेबल में हमारे पास साइज है 10, यानी 0 से 9 तक इंडेक्सेस होंगे। तो हमने कुछ ऐसे ग्रुप्स बना लिए कि अगर की वैल्यू 0 से 99 की रेंज में है तो उसे मैप किया जाए 0 से, यानी इंडेक्स नंबर 0 से। फिर अगर की वैल्यू 100 से 199 के बीच में है तो उसे स्लॉट किया जाए 1 से। अब इसमें देखिए आपको समझ में तो आ गया होगा कि हमने टोटल 1000 जो कीज थी उनको 100 के ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, और हर 100 वैल्यूज को एक मेमोरी स्लॉट एक इंडेक्स के साथ मैप कर दिया। तो ये लॉजिक वैसे ठीक है, क्योंकि इसमें इवनली डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यानी जो टोटल हमारे पास रेंज अवेलेबल थी उसमें 100 नंबर्स एक स्लॉट के साथ मैप हो रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, कोलिजन तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन हाँ इवनली डिस्ट्रीब्यूशन होने से चांसेस इक्वल हो जाते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर 400-500 नंबर हैं जो एक ही स्लॉट से मैप हो रहे हैं, ऐसी सिचुएशन नहीं आ रही है, यानी इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो बिनिंग में जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो ये होता है कि इवनली डेटा ये मैपिंग डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है। बाकी कोलिजन के तो चांसेस सबके इक्वल हो जाते हैं। ओके, तो ये आपको बिनिंग का मतलब समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। इस एग्जांपल में हम मिड स्क्वायर मेथड, इस एग्जांपल को हम मिड स्क्वायर मेथड बोलते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि जो की वैल्यू हमको दी होगी हम उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और फिर मिडिल की r बिट्स ले लेंगे। तो जैसे अगर कोई नंबर है, कोई की वैल्यू हम सपोज कर लेते हैं, जैसे कि यहीं पर था 1028। अब 1028 का मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं 1028 का स्क्वायर कैलकुलेट कर रहा हूँ, 1028 इंटू 1028। तो जब मैंने इसका स्क्वायर कैलकुलेट किया तो आप देख सकते हैं नंबर क्या आ रहा है, 1056784। तो अब मुझे इसमें मिडिल की वैल्यूज लेनी है, मिड स्क्वायर मेथड। मान लीजिए मुझे मिडिल की एक ही डिजिट लेनी है। मैंने जो की वैल्यू गिवन थी उसका स्क्वायर किया और मिडिल की कुछ डिजिट्स ली। अब मिडिल की कितनी डिजिट्स आपको लेनी है ये इस बात पे भी निर्भर करता है कि आपके पास मेमोरी स्लॉट्स कितने हैं। अगर आपके पास मेमोरी स्लॉट ज़्यादा हैं तो आप मिडिल की ज़्यादा डिजिट्स ले सकते हैं। तो आप मिड स्क्वायर मेथड को यूज़ कर सकते हैं। मिड स्क्वायर में आपने की का स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद आपने उसकी मिडिल की डिजिट ले ली। अब जैसे मैं अगर 0 से 9 की बात करूं तो सिर्फ मिडिल की डिजिट ले लीजिए 6 और ये 6 वाले से मैप कर दीजिए, ठीक है ना। अब जैसे 2056 है ना, जैसे अभी 1028 को मैंने किससे मैप कर दिया, 6 से, है ना, क्योंकि मिड स्क्वायर मेथड में मिडिल में वैल्यू क्या है, 6। अब देखिए 2056 है, मैं 2056 का भी स्क्वायर कर देता हूँ तो कितना आ गया, 4227136। तो इसमें मिडिल वैल्यू क्या आ रही है, 7। तो 2056 किससे मैप हो जाएगा, 7 के साथ। तो मिड स्क्वायर मेथड एक तरीका हो गया। इसके अलावा भी हम कुछ तरीके अपना सकते हैं, जैसे कि खास तौर पे स्ट्रिंग्स अगर हमारे पास की वैल्यू के रूप में है, जैसे कि हमने कोई नाम रखा हुआ है, स्ट्रिंग या सिटी का नाम है या कुछ भी स्ट्रिंग हो सकती है, या कई बार ऐसा होता है कि रोल नंबर भी अल्फ़ा न्यूमरिक होते हैं।
तो उनको हम स्ट्रिंग बोल सकते हैं। तो अल्टीमेटली अगर अभी तक के एग्जांपल्स देखें तो हमने इंटीजर्स को ही की वैल्यू माना था, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि की वैल्यू हमेशा इंटीजर हो सकता है कि एक की वैल्यू एक स्ट्रिंग हो। तो एक फंक्शन हमने उसके लिए बनाया हुआ है। आप देखिए कि जो स्ट्रिंग हमको मिली है वो इस कैर अरे में है और m हमको एक नंबर और पास करना था, तो हमने दो चीज़ें पास करी हुई हैं, की वैल्यू और एक m फिक्स नंबर है। अब मैंने क्या किया कि जो स्ट्रिंग है उसके एक एक कैरेक्टर का आस्की कोड जोड़ दिया। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है A तो A का आस्की कोड होता है 97, फिर एक और A है तो उसका भी आस्की कोड हो गया 97, फिर B का आस्की कोड हो गया 98 और C का आस्की कोड हो गया 99। तो मुझे इन सबको जोड़ना है। तो ये कितना हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 17 और 7 24 और 7 31। तो ये हो जाएगा 391। तो 391 क्या आ गया, ये आ गया इनका सम। तो हमारे फॉर्मूले के हिसाब से हमने सम निकाल लिया है सभी आस्की कोड का, जो कि इस स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स थे उनके आस्की कोड को मैंने जोड़ा है। अब रिटर्न में क्या करा रहा हूँ, m कोई वैल्यू होगी, लेट से m वैल्यू है 10, तो मैंने जो रिजल्ट आया उसको 10 से मॉड्यूलो किया और रिमाइंडर रिटर्न कर दिया। तो m डिपेंड करता है कि मेरे पास मेमोरी स्लॉट कितने हैं। जैसे मेमोरी स्लॉट अगर 10 है तो m की वैल्यू 10 होनी चाहिए, और मेमोरी स्लॉट अगर 100 है मेरे पास तो m की वैल्यू 100 होनी चाहिए, ताकि उस नंबर से डिवाइड करूं तो 0 से लेके m-1 तक की रेंज में रिजल्ट्स आ सकें। तो ये भी एक तरीका हो सकता है, तरीके और भी बहुत सारे हो सकते हैं। आपको कोई और बेटर तरीका समझ में आए तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं, बट हमें जो मेन बात ध्यान में रखनी होती है वो ये कि कोलिजन कम से कम हो, कंप्यूटेशन ईजी तरीके से हो जाना चाहिए हमारा। अब अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, हैश फंक्शन आपको समझ में आया हो, तो आप इसे लाइक करिए, और यदि आप इस तरह के और वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मेरी एक वेबसाइट है www.mysirji.com, इस वेबसाइट को विजिट करें। इसमें C, C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS या प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज या कैंपस प्रिपरेशन, इन सब के वीडियोस रखे हुए हैं। तो मे बी आपको जिन वीडियोस की ज़रूरत है शायद यहाँ पर हों। और मैं यहाँ पे डेली वीडियोस अपलोड करता हूँ। आज की डेट में मैं कम से कम 2 वीडियोस अपलोड करता हूँ, लेकिन भविष्य में शायद और ज़्यादा वीडियोस हर दिन अपलोड कर पाऊँ। तो मेरी कोशिश रहेगी कि आप जब भी इस वेबसाइट को विज़िट करें आपको ढेर सारा कंटेंट नया हमेशा मिले। अब ये कंटेंट आपके बहुत काम का हो सकता है, और इसलिए भी काम का हो सकता है क्योंकि ये हिंदी में है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हो सकता है कि आपको लगे कि इस तरह का कंटेंट बहुत लोगों के लिए काम का है, तो आप प्लीज़ एक काम ज़रूर करिए कि इसको अपने फेसबुक वॉल पे शेयर करिए, या जो भी सोशल नेटवर्किंग है आप जिससे भी जुड़े हुए हैं उसमें आप इसको शेयर करिए, वेबसाइट को भी, वीडियो को भी। और हमारा मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुंचाना है, ताकि सभी को पढ़ने का एक समान अधिकार मिल सके। थैंक यू।